साथियों नमस्कार। मैं CA अमित अग्रवाल अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, इस समय हम लोग चैरिटेबल ट्रस्ट व इंस्टीट्यूशन पर कार्य कर रहे हैं। मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो भी इंस्टीट्यूशंस 80 में रजिस्टर्ड हैं उन सबको अपने एक स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने इनकम टैक्स के पोर्टल पर 31 मई 2022 तक फाइल करना है। तो साथियों, इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि मेरे पास जब मैंने वीडियो डाली है उसके बाद मेरे पास काफ़ी लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, काफ़ी लोगों की क्वेरी आ रही है, तो मैंने सोचा एक वीडियो और बना ली है जिसमें आज हम और आप क्वेश्चन आंसर पर ही चर्चा करेंगे। जो मेरे पास लोगों की क्वेरी आई हैं उनको मैं एक एक करके आपके सामने लूँगा और कोशिश करूँगा कि जितना मेरे में नॉलेज है उस नॉलेज को आप तक शेयर कर सकूँ। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो क्वेरी आ रही है वो ये आ रही है कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन को डोनेशन इन काइंड मिलता है, यानी कि एक तरीके का डोनेशन तो मिलता है कैश में, एक मिलता है नेफ्ट के माध्यम से जो हमारे बैंक अकाउंट में आता है, और एक मिलता है इन काइंड में। जैसे आपने देखा होगा कोई इंस्टीट्यूशन है उसको किसी ने दाल दे दी, चावल दे दी, या कोई भी इस तरीके की वस्तु उसको दान में दे दी। तो अब ये प्रश्न उठता है कि हमको उस वाले डोनेशन को किस प्रकार से अपने फॉर्म नंबर 10BD में रिपोर्ट करना है। तो साथियों, जो भी हमको उस प्रकार का डोनेशन इन काइंड मिलता है तो हमको उसको एक रीजनेबल रेट पर, यानी कि जो भी उसका मार्केट रेट है उस मार्केट रेट पर हमको उसको वैल्यूएशन करना पड़ेगा, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा कोई वैल्यूएशन का प्रावधान नहीं दिया हुआ है। तो हमको उसको एक रीजनेबल लेवल पर देख करके उसकी मार्केट वैल्यू क्या है उसी वैल्यू पर हमको उसको रेट करके और उसको हमको अपने फॉर्म नंबर 10BD में करना पड़ेगा। अगर आपको डोनेशन इन काइंड से संबंधित और कुछ ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत हो तो मेरा एक वीडियो ऑलरेडी मैं इस पर बना चुका हूँ, जिसकी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इस समय आ रहा है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहा है कि आपने देखा होगा भारतवर्ष में इस समय लाखों NGO रजिस्टर्ड हैं जिनके पास की डोनेशन के रूप में 100 रुपये से लेकर मिनिमम 100 रुपये आते हैं, कहीं 200 रुपये आते हैं, कहीं 500 रुपये आते हैं, कहीं 1000 आती है, कहीं 10,000 आते हैं। इस प्रकार के पेडी डोनेशंस काफ़ी मात्रा में आती हैं। अब उन लोगों के पास जो पेडी डोनेशंस आती हैं, अब उनके सामने समस्या खड़ी हो गई कि वो अपने पेडी डोनेशंस को फॉर्म नंबर 10BD में किस प्रकार फाइल करें, क्योंकि फॉर्म नंबर 10BD की जो विशेषता है उसमें केवल आप वही डोनेशन की लिस्ट को अपलोड कर सकती हैं जिसका कि आपके पास कोई ना कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हो। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर में जो सरकार ने जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जारी की उसमें सबसे पहले आता है पैन नंबर। अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो आधार नंबर, अगर आधार नंबर भी नहीं है तो राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, इस तरीके के जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना अनिवार्य है, तभी आप उसकी रिपोर्टिंग फॉर्म नंबर 10BD में कर सकती हैं। और लेकिन जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास इस तरीके के पेटी डोनेशंस आते हैं जो कि छोटे छोटे डोनेशन हैं, उनके पास इस तरीके की कोई भी कोई भी उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो अभी तक CBDT ने कोई इस प्रकार से क्लैरिफाई नहीं किया है कि आपको अमुक सीमा से नीचे वाली रिपोर्ट नहीं करनी है या अमुक सीमा से नीचे वाले जो डोनेशन है उनको किस तरीके से खाना है। तो हमको इस विषय पर अभी CBDT के क्लैरिफिकेशन का इंतजार करना चाहिए। लेकिन आज की जो स्थिति है, आज की स्थिति के हिसाब से तो हमको 100% डोनेशन जो हमको रिसीव हुए हैं, चाहे हमको 100 रुपये का भी डोनेशन रिसीव हुआ है उसकी भी रिपोर्टिंग हमको उसमें करनी है। अगर हम उसकी रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो 115 BBC जो सेक्शन है वो उसको लगने के पूरे चांसेस हैं। मैं आपको 115 BBC पर भी पूरी जानकारी दूंगा और उसकी भी एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है जो कि एनोनिमस डोनेशन से संबंध रखती है। अगर आपको एनोनिमस डोनेशन से संबंधित पूरे प्रावधानों को जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मैं आपको दे दूँगा। इसके बाद जो आती है हमारे पास तीसरी जो समस्या लोगों को आ रही है, लोगों को फ़ॉरेन से भी कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, फ़ॉरेन से भी डोनेशन मिल रहा है। तो अब उसमें प्रश्न ये आता है कि फ़ॉरेन से डोनेशन मिल रहा है उसको हम किस प्रकार से फॉर्म नंबर 10BD में फाइल करें। तो मेरा आप लोगों से यही सुझाव रहेगा कि फ़ॉरेन से जो आपको कंट्रीब्यूशन मिल रहा है तो जिस दिन आपको कंट्रीब्यूशन मिलता है उस दिन जो एक्सचेंज रेट है डॉलर का या अन्य किसी भी विदेशी मुद्रा में जो पैसा मिलता है उस दिन का जो एक्सचेंज रेट है उस एक्सचेंज रेट से आप उसको रुपये में कन्वर्ट करिए, क्योंकि जो हमारा फॉर्म है उसमें केवल INR रुपीज़ में ही वो केवल आपकी अमाउंट को स्वीकार करेगा, अन्य किसी करेंसी में स्वीकार नहीं करेगा। तो जिस दिन आपको डोनेशन प्राप्त होता है उस दिन का एक्सचेंज रेट है, उस एक्सचेंज रेट के हिसाब से आप उस पैसे को प्राप्त कर सकती हैं। इसके अलावा एक जो और लोगों के सामने समस्या आ रही है, आपने देखा होगा कि जब से ये डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुए हैं, चाहे फ़ोनपे हो, चाहे पेटीएम हो, चाहे अन्य कोई माध्यम हो, चाहे हमारे बहुत सारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस ने अपनी अपनी वेबसाइट बना रखी हैं और वो लोग वेबसाइटों के माध्यम से डोनेशन प्राप्त करती हैं। आज वेबसाइट के माध्यम से डोनेशन आता है या अन्य किसी माध्यम से डोनेशन आता है तो उसमें ये पता नहीं लग पाता है
कि हमको किस व्यक्ति ने डोनेशन दिया है। तो इस प्रकार की समस्या भी लोगों के सामने आ रही है। तो इसमें मेरा सुझाव यही रहेगा कि हमारे पास बैंकिंग चैनल के माध्यम से पैसा आ रहा है, तो इस पैसे को तो एनोनिमस गवर्नमेंट को नहीं बनना चाहिए, क्योंकि एनोनिमस में तो ये है कि नाम भी नहीं है, उसका पता भी नहीं है। लेकिन अगर आपका डिजिटल माध्यम से पैसा आ रहा है तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का नाम तो आपके पास अवेलेबल ही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके पास डिजिटल मोड से पैसा आ रहा है और उसका अगर पूरा आपके पास पैन नंबर वगैरह नहीं है, तब भी उस पैसे को गवर्नमेंट एनोनिमस डोनेशन नहीं मान सकती है, ऐसा मेरा मानना है। और आगे इस मामले में हो सकता है बोर्ड की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन आई। इसके अलावा जो हमारा सेक्शन 80G है वो हमारा रिलीजियस ट्रस्ट पर लागू नहीं होता। रिलीजियस ट्रस्ट से मतलब हमारा धार्मिक संस्थान है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इस तरीके के जो हमारी धार्मिक इंस्टीट्यूशन होती है, जिनको कि जो डोनेशन मिलता है, इनको बॉक्स में डोनेशन मिलता है। आपने देखा होगा मंदिरों में बॉक्स रखा रहता है, डोनेशन बॉक्स रखा रहता है। उसमें कोई भी श्रद्धालु आकर अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ भी पैसा चढ़ाते हैं। कोई 100 रुपये चढ़ा रहा है, कोई 200 रुपये चढ़ा रहा है, कोई 50 रुपये चढ़ा रहा है। तो इस प्रकार के लोगों की आइडेंटिफिकेशन करना लगभग असंभव है। तो इसीलिए जो हमारे रिलीजियस जो हमारी ट्रस्ट होती है, उन ट्रस्टों को 80G का अप्रूवल नहीं मिलता है। जब उनको 80G का अप्रूवल नहीं मिलता है तो उनके लिए फॉर्म नंबर 10BD फाइल करना अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा हम इसमें ये देखेंगे कि जो हमको अगर हमारे बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको कि 21-22 में कोई भी डोनेशन प्राप्त नहीं हुआ है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर उनको कोई भी डोनेशन प्राप्त नहीं हुआ है तो क्या फिर भी उनको फॉर्म नंबर 10BD फाइल करना है? तो यहाँ पे मेरा मत ऐसा है कि उनको फॉर्म नंबर 10BD फाइल करने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर उनको कोई डोनेशन प्राप्त नहीं हुआ है तो। इसके अलावा एक समस्या और आ रही है कि जो हमारे 80G का जो हमको अप्रूवल मिलता है, इसमें अप्रूवल हमको 2 प्रकार से मिल रहा है। एक अप्रूवल तो हमको वो मिली है जो 31 मार्च 2021 को हमारे जो ट्रस्ट जो 80 में रजिस्टर्ड थी, उनका 1 अप्रैल 2021 से रिन्यूअल हुआ है। तो जो उनका रिन्यूअल हुआ है, चाहे उन्होंने रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन 30 जून 2021 में ही फाइल की है, लेकिन फिर भी उनको रिन्यूअल 1 अप्रैल 2021 से इफेक्टेड हो गया है। तो ऐसे सारे ट्रस्ट जो एग्जिस्टिंग ट्रस्ट थे जिनके परमानेंट अप्रूवल मिल गया 5 साल के लिए, उनको 1 अप्रैल 2021 के बाद जो भी डोनेशन प्राप्त किए हैं उन सारी डोनेशनों की लिस्ट जो है इनकम टैक्स के पोर्टल पर अपलोड करनी है। इसके अलावा इस बार के बजट में जो फाइनेंस 21 था, इसमें गवर्नमेंट ने एक प्रावधान किया था कि जो नए चैरिटेबल ट्रस्ट हैं जो कि पहली बार अपने आप को रजिस्टर्ड करा रहे हैं, चाहे वो 12 में हो चाहे 80G में हो, तो ऐसे लोगों को उन्होंने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देने का प्रावधान किया था जो कि 3 साल तक के लिए अफेक्टेड रहता था। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि फाइनेंशियल 21-22 में किसी भी ट्रस्ट ने अगर अपना 12AB में अगर बीच में अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया है तो उसको असेसमेंट ईयर के स्टार्टिंग के हिसाब से ही रजिस्ट्रेशन मिल जाता था। लेकिन 80G के केस में ऐसा नहीं है। 80G के केस में आपने जिस दिन रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया है उस दिन से ही आपका अफेक्टेड रहेगा। जैसे फाइनेंशियल 21-22 की हम बात करें, अगर किसी व्यक्ति ने अपना रजिस्ट्रेशन जो है 31 दिसंबर को अप्लाई किया है तो उसका अफेक्टेड जो होगा, जो उसका सर्टिफिकेट आएगा फॉर्म नंबर 10AC में, उसमें डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ सर्टिफिकेट लिखा होगा जो कि मान के लिए 1 जनवरी 2022 होगा। तो 1 जनवरी 2022 के बाद उस इंस्टीट्यूशन ने जो भी डोनेशन रिसीव किए होंगे उन सारे डोनेशनों की लिस्ट तो उसको 10BD में फाइल करनी है, वो तो कंपलसरी है। इसके अलावा जो 1 अप्रैल 21 से 31 दिसंबर 21 तक जो डोनेशन उन्होंने प्राप्त किए हैं, ऐसी लिस्ट के बारे में क्या प्रावधान होंगे ये भी अभी तक CBDT ने क्लैरिफाई नहीं किया है। लेकिन हमारा ऐसा मत है, हमारी ऐसी सोच है कि जो हमने इस सेक्शन को समझा है कि उसके बाद 1 जनवरी 22 से पहले जब 80G का रजिस्ट्रेशन नहीं था तो वो कोई भी लिस्ट इस तरीके की फाइल नहीं कर सकता है, वो उसको छोड़ना ही पड़ेगा। जब उसकी ऑडिट रिपोर्ट तैयार होगी तो उसमें उसको रिकन्सिलेशन बना के देना होगा कि टोटल डोनेशन हमको इतने रिसीव हुए और रजिस्ट्रेशन कराने से पहले इतने रिसीव हुए और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इतने रिसीव हुए। तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो डोनेशन रिसीव हुए उन सब की डिटेल्स को फॉर्म नंबर 10BD में फाइल करनी होगी। इसके अलावा एक प्रश्न अब यहाँ पे और आता है कि जब हमने अपना ओरिजिनल फॉर्म 10BD फाइल कर दिया तो फॉर्म 10BD फाइल करने के बाद हमको एक प्री एक्नॉलेजमेंट नंबर प्राप्त होता है। अब हमको लगता है कि हमारा फॉर्म फाइल करने के बाद अगर उसमें कोई गलतियाँ रह गई हैं, अगर किसी डोनर का हमने नाम गलत फाइल कर दिया है, उसका पेन नंबर गलत हो गया या अन्य कोई सूचना गलत फाइल हो गई है, तो हमको वो अपना फॉर्म 10BD रिवाइज करना होगा। लेकिन जब हम अपना फॉर्म 10BD रिवाइज करने आएंगे तो हमको उसमें प्री एक्नॉलेजमेंट नंबर जो कि ओरिजिनल जब हमने फॉर्म फाइल किया था तो उसका जो नंबर होगा वो हमको उसमें फाइल करना होगा, तभी वो हमारा रिवाइज फॉर्म नंबर 10BD फाइल होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जब आप रिवाइज फाइल करने जाएंगे तो उसमें केवल डिलीशन का और मॉडिफिकेशन का कॉलम आएगा, एडिशन का कोई कॉलम नहीं है।
जब आपने फॉर्म नंबर 10BD फाइल कर दिया, आज की डेट में ये मान के चलिए कि 31 मई आने वाली है और लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पूरी कंप्लीट नहीं है, तो मेरा उन सभी लोगों को ये सुझाव है कि आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है उस इन्फॉर्मेशन को फाइल करिए, क्योंकि जो फॉर्म नंबर 10BD है ये एक बार से अधिक बार भी फाइल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल एक बार ही फाइल होगा। जैसे किसी ट्रस्ट को सपोज करिए 1 करोड़ रुपये का डोनेशन अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 तक प्राप्त हुआ और उसके बाद 31 मई तक केवल 50 लाख रुपए की लिस्ट तैयार है, जिसमें उसने पैन नंबर, आधार नंबर, अन्य डॉक्यूमेंट और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो उसको तुरंत जितनी इन्फॉर्मेशन मौजूद है उसके आधार पर 10BD फाइल कर देना चाहिए और बाकी की जो उसकी डोनेशन की लिस्ट रहेगी उसको भी पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए और आगे आने वाले दिनों में उसको फाइल कर देना चाहिए। हालांकि आने वाले दिनों में अब देखने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट इसकी डेट बढ़ाती है या 1 जून से 200 रुपये की लेट फीस स्टार्ट हो जाती है। ये आगे आने वाले समय का विषय है, लेकिन जिन लोगों का डॉक्यूमेंट आपके पास है उन लोगों का तो कम से कम आपको फाइल कर देना चाहिए। तो साथियों, आज ही हमारी फॉर्म 10BD पे ये एक वीडियो थी जिसमें हमने आपके अधिकतर क्वेश्चनों को लेने का प्रयत्न किया है, लेकिन फिर भी आप कोशिश ये करिए कि 31 मई तक आपका जितना भी डाटा तैयार है उसको फाइल कर दीजिए। नहीं तो आपके ऊपर, अगर आप फाइल नहीं करेंगे तो आपके ऊपर 115 BBC के प्रावधान लगने की तलवार लटकी रहेगी और आपकी इंस्टीट्यूशन के ऊपर 30% के हिसाब से टैक्स लग सकता है और आपका केस स्क्रूटनी भी हो सकता है। इसलिए फॉर्म 10BD फाइल करते समय सावधानी बरतिए और सारा डाटा है उसको सही से भरिए। और आगे आने वाला समय जो 1 अप्रैल 22 से स्टार्ट हुआ है उसमें आपको जो भी डोनेशन मिलते हैं सारे डोनर्स की लिस्ट रखिए आप, क्योंकि हालांकि 21-22 में लोगों को समस्या ये आ रही है कि गवर्नमेंट ने फॉर्म भी जो अभी 1 महीने पहले ही जारी किया है, लोगों को उसकी जानकारी नहीं थी। लोग अपने जो डोनर्स हैं उनके आइडेंटिफिकेशन को इकट्ठा नहीं कर पाए थे। तो अब लेकिन ये साल तो जैसे भी ये निकलेगी, आप मेहनत करके डॉक्यूमेंट इकट्ठे करिए, लेकिन 22-23 की जो साल है इसमें आपके पास फुल मौका है। स्टार्टिंग से ही हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम सभी लोगों के आइडेंटिफिकेशन नंबर को इकट्ठा करें और एक अपना रजिस्टर बनाएं। उस रजिस्टर में गवर्नमेंट का जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट के हिसाब से उसको फिलअप करते रहें, जिससे कि आने वाले समय में हमको कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। तो साथियों, आज ये फॉर्म 10BD से संबंधित लगभग सारे प्रावधानों का मैंने दोबारा से आपको अध्ययन कराया है। ये फॉर्म 10BD हमारा इनकम टैक्स की पोर्टल पर उपलब्ध है और आप इसको जल्दी से जल्दी फाइल करिए। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बहुत आसानी से फाइल हो रहा है। इसके अलावा आपको फॉर्म 10BD या चैरिटेबल ट्रस्ट से संबंधित कोई भी क्वेरी आपकी हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकती हैं और मैं आपके क्वेरी का जवाब देने का भरसक प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत।